राजा भोज पूरे राज्य में अपने न्याय, बहादुरी और सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश थी। उसी राज्य में एक बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुनिए जी, घर का सारा राशन खत्म हो गया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ वसुंधरा? मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं कुछ काम कर सकूं। आप किसी से थोड़ा धन उधार ले लीजिए। मुझे कौन उधार देगा? अगर किसी ने दे भी दिया तो मैं उसका उधार कैसे चुका पाऊंगा? अब तो लोगों ने भी पूजा हवन आदि के लिए मुझे बुलाना बंद कर दिया है। क्यों ना आप राजा भोज से मदद मांगे? ये क्या कह रही हो वसुंधरा? मैं सही बोल रही हूँ जी। मुझे पूरी उम्मीद है राजा भोज हमारी सहायता जरूर करेंगे। वैसे तुम बोल तो सही रही हो। राजा भोज जैसे नेक दिल राजा हमारी सहायता जरूर करेंगे। ठीक है वसुंधरा, मैं कल सुबह ही राजा भोज के महल जाऊंगा। अगले दिन दीनदयाल राजा के महल की ओर निकल जाता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम साधु महाराज। बताइए, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं पूजा पाठ करके अपना घर चलाता हूँ। फिर ब्राह्मण दीनदयाल राजा भोज को सारी बात बताता है। महाराज, अब स्थिति ऐसी है कि मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। आप चिंता मत करिए साधु महाराज, मैं अभी आपकी परेशानी खत्म कर देता हूँ। मंत्री जी, इन साधु महाराज को राजकोष से 100 सोने की मुद्राएं दे दीजिए। जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, आप महान हैं। अभी तक आपके न्याय और दरियादिली के बारे में सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। नहीं साधु महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। फिर मंत्री दीनदयाल को सोने की मुद्रा देता है। वो मुद्रा लेकर ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। वसुंधरा, मैं आ गया। अरे, आ गए आप? महाराज ने की आपकी मदद। अरे, तुम सुनोगी तो खुशी से पागल हो जाओगी। फिर दीनदयाल वसुंधरा को वो पोटली दिखाता है। इस पोटली के अंदर क्या है जी? इस पोटली के अंदर 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। स्वर्ण मुद्राओं का नाम सुनते ही वसुंधरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आप सच बोल रहे हो जी? हाँ हाँ वसुंधरा, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर दीनदयाल उसे पोटली देता है। अब ऐसा करो, इस पोटली को कहीं संभाल कर रख दो। फिर वसुंधरा उस पोटली को एक बक्से में रख देती है। कल बाजार जाकर मैं सारा जरूरत का सामान ले आऊंगा। वो दोनों रात भर ऐसे ही खुशी खुशी बातें करते रहते हैं। वसुंधरा, ऐसा करो, मुझे सोने की कुछ मुद्राएं दे दो। मैं बाजार जाकर जरूरी सामान ले आता हूँ। ठीक है जी, मैं अभी लाती हूँ। वसुंधरा जैसे ही बक्से को देखती है तो चौंक जाती है। क्या हो गया वसुंधरा? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? मैंने कल पोटली इसी बक्से में रखी थी, अब इसमें नहीं है। क्या? ये क्या बोल रही हो? तुम थोड़ा अच्छे से देखो। मैंने बहुत अच्छे से देख लिया जी, लेकिन पोटली कहीं नहीं है। भाग्यवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चुरा कर ले गया हो? ऐसा कैसे हो सकता है जी? कल रात मैंने दरवाजे तो अच्छे से बंद किए थे। उस पोटली के गायब हो जाने से दोनों बहुत घबरा जाते हैं। अब हम क्या करें? हमारी स्थिति तो पहले जैसी हो गई। मुझे लगता है आपको राजा भोज से मदद मांगनी चाहिए। आप जाकर उन्हें सारी बात बता देना। मुझे उम्मीद है कि वो आपको निराश न करेंगे। हाँ, शायद तुम ठीक बोल रही हो। मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। अब वही हमारी समस्या का हल करेंगे।
इतना बोलकर दीनदयाल महल की ओर निकल जाता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम साधु महाराज। बताइए आपका कैसे आना हुआ? फिर दीनदयाल राजा भोज को सारी बात बताता है। पता नहीं महाराज, वो स्वर्ण मुद्राओं की पोटली कहाँ गायब हो गई। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। मंत्री जी, इन साधु महाराज को 100 स्वर्ण मुद्राएं और दे दीजिए। फिर मंत्री दीनदयाल को और मुद्राओं की पोटली दे देता है। महाराज आप बहुत दयालु हैं, मैं आपका ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। नहीं साधु महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। वो राजा ही क्या जो अपनी प्रजा को खुश न रख सके। फिर दीनदयाल वो पोटली लेकर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी, महाराज ने आपकी बात मानी? हाँ वसुंधरा, राजा भोज ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं और दी हैं। सच में राजा भोज जैसा राजा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। हाँ भाग्यवान, तुमने सही कहा। इस बार इस पोटली को संभाल कर रखना। फिर वसुंधरा उस पोटली को बक्से में रख देती है और उस पर एक ताला लगा देती है। रात को जब वो दोनों सो रहे थे, तभी दीनदयाल को एक सपना आता है। उठो दीनदयाल, जल्दी उठो। अरे महाराज आप यहाँ? हाँ दीनदयाल, जल्दी उठो, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। खबर कर दी होती महाराज, मैं खुद आ जाता। परिस्थिति ही ऐसी बन गई है कि मुझे खुद ही आना पड़ा। जी महाराज, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? दीनदयाल, राज्य पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। क्या तुम मुझे वो स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटा सकते हो? राजा भोज की बात सुनकर दीनदयाल सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ दीनदयाल, क्या तुम मुझे मुद्राएं लौटाना नहीं चाहते? नहीं नहीं महाराज, अगर राज्य की भलाई इसी में है तो मैं आपको वो मुद्राएं अवश्य ही लौटाऊंगा। फिर दीनदयाल राजा को वो पोटली दे देता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया वसुंधरा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? और क्या नहीं हो सकता? हमारी स्वर्ण मुद्राएं फिर से गायब हो गईं। नहीं नहीं, वो मुद्राएं गायब नहीं हुई हैं। वो मुद्राएं तो मैंने राजा भोज को दी हैं। ब्राह्मण की ये बात सुनकर वसुंधरा चौंक जाती है। ये क्या बोल रहे हो जी आप? वो क्या है ना, कल रात महाराज आए थे। वो बोल रहे थे कि राज्य पर एक बड़ा संकट आया है, इसलिए मैंने उन्हें वो मुद्राएं दे दी। लेकिन कल रात तो यहाँ कोई नहीं आया, और वैसे भी उस बक्से की चाबी तो मेरे पास है, तो फिर आपने वो पोटली निकाली कैसे? वसुंधरा की ये बात सुनकर दीनदयाल सोच में पड़ जाता है। ये सब क्या हो रहा है वसुंधरा? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ऐसा करिए, आप अभी महाराज के पास जाइए और उन्हें सारी बात बताइए। क्या पता वो इसका भी कुछ हल निकाल दे। नहीं वसुंधरा, मुझे नहीं लगता कि अब महाराज मेरी बात पर यकीन करेंगे। नहीं जी, आपको महाराज के पास जाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है महाराज आपकी सहायता जरूर करेंगे। वसुंधरा के इतना बोलने पर दीनदयाल मान जाता है और राजा के महल चला जाता है। प्रणाम महाराज। प्रणाम साधु महाराज, बताइए मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? राजा का चेहरा देखकर दीनदयाल की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कुछ बोलने की। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? किस मुंह से बोलूं महाराज, कल आपने जो पोटली मुझे दी थी। फिर ब्राह्मण राजा को सारी बात बताता है। सुबह उठकर देखा तो वो पोटली गायब थी। तभी राज्य का मंत्री गुस्से से बोलता है। महाराज,
ये ढोंगी झूठ बोल रहा है। जरूर इसके मन में सोने की मुद्राओं का लालच पैदा हो गया है। नहीं महाराज, मैं एक ब्राह्मण हूँ और एक सच्चा ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलता। राजा भोज को उसकी बातें ठीक लगती हैं। ठीक है, हम आपको और स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। मंत्री जी, इन्हें और मुद्राएं दी जाएं। सोने की मुद्राएं लेकर ब्राह्मण खुशी खुशी वहां से चला जाता है। महाराज, ये आपने क्या किया? मुझे लगता है ये ब्राह्मण लालची हो गया है। नहीं मंत्री जी, हमें किसी के बारे में ऐसे अनुमान नहीं लगाना चाहिए। आज रात मैं स्वयं जाकर देखूंगा कि वो ब्राह्मण सच बोल रहे हैं या झूठ। रात होते ही राजा खिड़की से ब्राह्मण के घर में नजर रखता है। राजा देखता है कि उसी का एक हमशक्ल वो पोटली लेकर जा रहा होता है। रुक जाओ, कौन हो तुम बहरूपिये, और इन मुद्राओं को कहां ले जा रहे हो? राजा, मैं इस साधु को इसके कर्मों का फल देने आया हूं। तुम्हारा क्या अर्थ है, साफ साफ बताओ। राजा, पिछले जन्म में इस ब्राह्मण ने जो बुरे कर्म किए हैं, इस जन्म में इसे उन्हीं कर्मों का फल मिल रहा है। इसके नसीब में सुख नहीं है, इसीलिए मैं ये स्वर्ण मुद्राएं ले जा रहा हूं। क्या इन सब से बचने का कोई उपाय नहीं है? नहीं राजा, कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता, स्वयं तुम भी नहीं। तुम्हें भी जल्दी ही तुम्हारे कर्मों का फल मिलने वाला है। इतना कहकर वो व्यक्ति गायब हो जाता है। मंत्री जी, आज हमारा शिकार खेलने जाने का मन हो रहा है। जैसे आपकी इच्छा महाराज, मैं अभी शिकार खेलने का प्रबंध करता हूँ। राजा अपने घोड़े पर बैठकर शिकार की खोज कर रहा होता है, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा होता। मंत्री जी, लगता है हमें जंगल के और अंदर चलना चाहिए, वहीं हमें कोई शिकार मिल सकता है। क्षमा करें महाराज, पर अंदर जाना खतरनाक हो सकता है। मंत्री इतना बोल ही रहा होता है, इतने में राजा अपने घोड़े को लेकर आगे निकल जाता है। राजा अपने घोड़े के साथ अपने राज्य की सीमा से आगे निकल जाता है। राजा भोज एक पहाड़ी से जा ही रहा होता है, तभी उसके घोड़े का पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाते हैं। अरे उधर कौन पड़ा है? गंगू तेली जल्दी से राजा भोज के पास जाता है। अरे ये तो कोई धनवान व्यक्ति लगता है, लेकिन इसकी ये हालत कैसे हो गई? फिर गंगू तेली राजा भोज को उठाकर अपने घर लाता है। चलो अच्छा हुआ भाई, तुम्हें होश आ गया। तुम हो कौन और कहाँ रहते हो? राजा भोज उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे भोगना पड़ रहा है। क्या हुआ भाई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा मन नहीं है तो मत बताओ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सुनो भाई, तुम मुझे अपने बारे में तो कुछ नहीं बता रहे। तुम जब तक चाहे मेरे पास रह सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है तुम्हारी? तुम्हें मेरे साथ काम में हाथ बटाना होगा। मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। ठीक है तो भाई, आज से ही लग जाओ काम पर। फिर गंगू तेली राजा भोज को अपने साथ काम पर लगा देता है। वो राजा से कोल्हू के बैल की तरह काम कराता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राजा काम करता करता स्वाभाविक ही गुनगुनाने लगता है। राजा की मधुर आवाज सुनकर लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे वाह, तुम कितना अच्छा गाते हो भाई। हाँ भाई, तुमने सही कहा, इतनी मधुर आवाज है इसकी। अरे भाई गंगू, तेरा साथी तो बड़ा प्रतिभाशाली है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गंगू कुछ सोचने लगता है। यह कोई आम आदमी नहीं है, जरूर ये किसी बड़े घराने का है। क्या हुआ भाई, तुम किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि मेरा साथी कितना अच्छा गाता है। अरे भाई, तुमने सुना है क्या? राजा विक्रम अपने महल में एक प्रतियोगिता करवा रहे हैं। कैसी प्रतियोगिता भाई? जो भी उनके दरबार में सबसे अच्छा गीत सुनाएगा, वो अपनी पुत्री का विवाह उससे कर देंगे। क्यों ना मैं इसे भेज दूं? क्या पता ये प्रतियोगिता जीत जाए। ऐसा सोचकर गंगू राजा भोज से बोलता है। सुनो भाई, मैं चाहता हूँ कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो। राजा भोज हाँ में सिर हिला देता है। ठीक है,
तो तुम तैयारी करो, मैं तुम्हें प्रतियोगिता के दिन राजमहल ले जाऊंगा। देखते ही देखते प्रतियोगिता का दिन आता है। महल में बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे। बारी बारी सभी लोग राजा को अपना अपना गीत सुनाते हैं। बताओ पुत्री, तुम्हें इनमें से किस महापुरुष का गीत सबसे अधिक पसंद आया? किसी का भी गीत पसंद नहीं आया पिताजी। क्या इतने विद्वानों में तुम्हें एक भी पसंद नहीं आया? नहीं पिताजी, मुझे इनमें से किसी का गीत पसंद नहीं आया। ठीक है पुत्री, तुम्हारी जैसी इच्छा। इस प्रतियोगिता को यहीं विराम दिया जाए। रुकिए महाराज, अभी मेरा एक साथी बचा है। राजा विक्रम जैसे ही राजा भोज की ओर देखता है तो उसके कपड़े देखकर मामूली आदमी समझ बैठता है। यहाँ इतने सारे विद्वान मेरी पुत्री को पसंद नहीं आए, तो इस मामूली से व्यक्ति की इनके आगे क्या मिसाल? पिताजी, फिर भी एक बार मौका देकर देखते हैं ना। ठीक है पुत्री, तुम कहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें भी एक मौका देता हूँ। राजा विक्रम को राजा भोज से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे ही राजा भोज गाना शुरू करते हैं तो पूरा दरबार चौंक जाता है। जैसे ही गीत खत्म होता है, सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। पिताजी, मुझे इनका गीत सबसे ज्यादा पसंद आया है, मैं इनसे ही विवाह करूंगी। ये विवाह नहीं हो सकता। क्यों महाराज, ये विवाह क्यों नहीं हो सकता? अपनी औकात मत भूलो तुम लोग। तुम ठहरे मामूली व्यक्ति, तुम्हें पता भी है कि एक राजकुमारी से विवाह करने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। महाराज, मुझे ये कोई आम व्यक्ति नहीं लगते, इनमें भी कोई ना कोई गुण अवश्य ही होंगे। राजपुरोहित जी, इन मामूली से लोगों को एक राजा के गुण के बारे में बताइए। महाराज, एक संपूर्ण राजा के अंदर राजा भोज जैसी कौशल, विवेक, वीरता, विनम्रता, साहस होने चाहिए। सुना तुम लोगों ने एक वीर राजा के गुण। हमें इस बात का अफसोस है कि हम कभी उस महान राजा भोज से मिल नहीं पाए। तभी राजा भोज अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोलते हैं। महाराज, मैं ही हूँ राजा भोज। राजा भोज की ये बात सुनकर राजा विक्रम चौंक जाता है। क्या ये आप सच कह रहे हैं? परंतु आपकी ये हालत? महाराज, ये सब मैं अपने कर्मों के फल स्वरूप भोग रहा हूँ। फिर राजा भोज सारी बात बताता है। हमें क्षमा करना राजा, हमने आपको पहचानने में भूल कर दी। फिर राजा विक्रम राजा भोज को अपने गले लगाते हैं और अपनी बेटी से उनका विवाह कर देते हैं।